नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आज हम विश्लेषण करेंगे बांग्लादेश के हालात का। आज विश्लेषण इसलिए क्योंकि वहां की पूर्व पीएम शेख हसीना को सजाए मौत की सजा सुनाई गई है और इन सब के बीच में भारत के जो कहीं ना कहीं प्रत्यर्पण की बात सामने आ रही है शेख हसीना की, उस पर निगाहें हैं और इन सारे पहलुओं को जरा हम समझने की कोशिश करेंगे, हालात को भी समझेंगे आज के इस खास शो में। जी हां, वाकई जिस तरह से बांग्लादेश में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं, उसने पूरी तरह से एक भूचाल सा ला दिया है और बहुत सारी जो घटनाक्रम है वो तेजी से बदल रहा है। इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई। फैसले के तुरंत बाद हसीना की पार्टी अवामी लीग ने देशव्यापी बंद का ऐलान किया। कोर्ट ने कहा कि जुलाई अगस्त 2024 में बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो मानवता के खिलाफ एक अपराध था और इसके तहत ये सजा बनती है। ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना को छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड करार दिया। यही नहीं, अदालत ने हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल दोनों की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश भी दिया है। फैसले के बाद बांग्लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस ने भारत से शेख हसीना को डिपोर्ट करने की मांग कर दी। भारत ने भी अपना स्टैंड साफ कर दिया है, लेकिन अब सवाल यह है कि यह फैसला निष्पक्ष है, क्या बांग्लादेश में न्याय हो रहा है या राजनीति? अब आगे भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए और सबसे बड़ा सवाल, शेख हसीना के पास अब आगे क्या विकल्प बचे हैं? और जाहिर सी बात है, पड़ोस में अगर कुछ होता है तो भारत उससे अछूता नहीं रहता है। इन सभी बड़े सवालों के जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ तमाम खास एक्सपर्ट जुड़े हुए। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट स्वाति सिन्हा जी इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। स्वाति, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल और जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट जी द्विवेदी सर जुड़ चुके हैं। द्विवेदी सर, थैंक यू सो मच। द्विवेदी सर, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। जैसे मैंने अपने फर्स्ट रिमार्क में कहा कि पड़ोस में अगर बेचैनी होगी तो भारत उससे अछूता नहीं है और उसकी तपिश कहीं ना कहीं महसूस की जाएगी। यहाँ तो मामला सीधे शेख हसीना का है और जाहिर सी बात है भारत बहुत संभल कर इस पूरे मामले को, हर पहलू को देखेगा। फिर भी बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है, चूंकि अच्छा खासा तजुर्बा आपने कई दौर ऐसे देखे होंगे जब इस तरह की स्थितियां आई होंगी, तो शेख हसीना के खिलाफ दिया गया फैसला एक सवाल ये उठा रहा है कि क्या ये वाकई न्यायपूर्ण प्रक्रिया है या राजनीतिक बदले की एक कार्रवाई के तौर पे भी देखा जा रहा है जिस तरह के घटनाक्रम बदल रहे हैं? प्रशांत, पहले तो अपने चैनल पर मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे शुरुआत करूंगा क्योंकि बांग्लादेश के साथ मेरा एक बहुत ही गहरा रिश्ता है, क्योंकि जब बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो मेरा भी इसमें छोटा सा योगदान है, क्योंकि मैंने उस लड़ाई में हिस्सा लिया और मैं अपनी बटालियन का एक नंबर 1 प्लेटून कमांडर था और हमारी बटालियन ने बहुत ही एक कुर्बानी दी, क्योंकि उसमें हमारे 20 जवान ने शहादत दी और भारत ने भी इस आज़ादी में पूरा अपना हिस्सा है, क्योंकि हमारे 3000 के ऊपर जो सैनिक है वो कुर्बान हुए। तो इसलिए मैं ये इससे एक अपना पर्सनल पहलू रखना चाहता हूँ कि बांग्लादेश को मैं बहुत बारीकी से देखता हूँ, क्योंकि जैसे हमने बताया मेरा अपना एक बहुत ही अटूट रिश्ता है। अभी बांग्लादेश की अगर थोड़ी सी हिस्ट्री देखें 1971 से लेकर अब तक, इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं और इसमें काफ़ी पॉलिटिकल भी रंग बदले गए हैं, इसमें मिलिट्री लीडर्स भी आए हैं और बेसिकली जब इसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम आया तो 2 पार्टियों का इसमें बोलबाला रहा है।
और चाहे वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है या अवामी लीग है। अभी घटना का कार्यक्रम है, उसमें दो तीन बातें बहुत अहम है। क्योंकि जब शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा और भारत में उन्होंने शरण ली, तो उसमें मोहम्मद यूनुस लाए गए। और मोहम्मद यूनुस का भी एक बहुत क्लियर एजेंडा है। सबसे पहले उनकी बदले की भावना है, क्योंकि जब शेख हसीना थी तो वो भी यूनुस को उन्होंने गिरफ्तार भी किया था। दूसरी बात है कि जो यूनुस है, इन्होंने जो टेररिस्ट हैं या जो मिलिटेंट हैं, जहाँ जो रेडिकल्स हैं, उनको इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है। और आप देखोगे कि किस तरह जमात के जो लोग हैं वो इस समय उनका बोलबाला है, और जो भी सेकुलर फोर्सेस हैं उनको दबाया गया है। तीसरी बात है कि इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पाकिस्तान से दोबारा इन्होंने अपने रिश्ते जोड़े हैं। और आप देखो कि तकरीबन 10 पाकिस्तानी डेलीगेशन यहाँ पर आई हैं। उनके नेवल चीफ नदीम चिटागांव में गए, और वो चाहते हैं कि हमारी पनडुब्बियां भी आके यहाँ बर्थ करें। तो इन्होंने एक पाकिस्तान के साथ दोबारा रिश्ते जोड़े हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है कि पाकिस्तान, जिन्होंने इतनी इन पर जुल्म किया, तकरीबन 3 लाख औरतों का बलात्कार हुआ, 30 लाख लोग मरे उस 1971 के आंदोलन में, अभी उन्हीं की शरण में जाके यूनुस जी बैठ रहे हैं। और दूसरा, इनके साथ चाइना के साथ भी इन्होंने बहुत अपने रिश्ते बढ़ाए हैं। और आज एक ट्रायंगल बन रहा है बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना का। तो मैं संक्षिप्त में ये कहूंगा कि ये जो ट्रायल हुई है, ये बदले की भावना से हुई है। इसमें कोई ऐसी लीगैलिटी नहीं थी। और ये जो भी गवर्नमेंट है यूनिस की, ये तो इंटरिम गवर्नमेंट है, ये कोई चुनी हुई गवर्नमेंट नहीं है, इसकी कोई लोकल स्टैंडिंग नहीं है। और ना ही जो प्रक्रिया हुई है उसमें डिफेंस का को खास उनको ना तो अवसर दिया गया, ना ही वो ज्यादा ज्यादा इसमें सीरियस रहे। तो मैं इतने कहूंगा कि जो भी प्रक्रिया हुई है वो एक बदले की भावना से हुई है, और दूसरा, इसमें कोई इंसाफ नहीं हुआ है। और तीसरा, बांग्लादेश जो है उसमें अभी बहुत उथल पुथल और भी होगी, क्योंकि अवामी लीग जो है वो भी अभी संघर्ष करेंगे। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश में बवाल और भी ज्यादा होगा, प्रशांत। देश में बवाल और बढ़ सकता है। जो स्थितियां हैं, जो जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई है, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, और इसमें कहीं ना कहीं इसके रिपरकशन सामने आ सकते हैं। और एक चीज स्वाति मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस फैसले का मतलब ठीक है, भारत और बांग्लादेश के जो मौजूदा संबंध हैं वो कहीं ना कहीं बड़े ही नाजुक दौर में हैं, और जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में अब एक जो दो देशों के संबंध हैं उसको एक नई तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। मतलब उसमें आलोचना या उसमें किसी तरह के इफ या बट की गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही। हमारे पास तमाम उदाहरण हैं, लेकिन हमें बताइए कि पूरे दक्षिण एशिया में, पूरे साउथ एशिया में आपको किस तरह के टेम्परेचर महसूस हो रहा है? मतलब इन सारे बदलते घटनाक्रम का जो बांग्लादेश में हो रहा है, आपको क्या लगता है? प्रशांत, फर्स्टली थैंक यू मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। अगर हम पूरे एक ओवरव्यू में देखा जाए कि साउथ एशिया में क्या हो रहा है, तो पहले तो ये है कि इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उन सब में ही कुछ ना कुछ चैलेंजेस हो रहा है, एंड ये इंडिया को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, बी इट नेपाल, बी इट पाकिस्तान, बी इट बांग्लादेश और श्रीलंका और मालदीव्स फॉर दैट मैटर। बट जिस तरीके से मेजर जनरल द्विवेदी ने भी बोला कि ये बिल्कुल पॉलिटिकल वेंडेटा है। शेख हसीना पर जिस तरीके से ये डेथ सेंटेंस का इजहार हुआ है, ये बहुत ही मतलब एक रिवेंज के सेंटिमेंट से ही उभर कर आ रहा है। और अ, देख मतलब तीन तीन सवाल यहाँ पे उठते हैं कि क्या डेमोक्रेसी वापस से आ सकता है बांग्लादेश में या नहीं। सेकंड, कि क्या देश में और डेवलपमेंट होंगे, पॉजिटिव डेवलपमेंट यूनिस के इंटरीम गवर्नमेंट के दरमियान। और तीसरा कि
वो इंडिया का क्या इसमें रोल रहेगा, और जो कि इंडिया का स्टैंस बहुत ही क्लियर है यहाँ पर कि फर्स्ट मतलब न्यूयॉर्क में भी जब यूनुस जी गए थे, उन्होंने काफ़ी पब्लिकली इस चीज़ को बोला था कि ये बहुत ही लाइक शेख हसीना जब उनका आउस्टिंग हुआ लास्ट ईयर, वो काफ़ी कैलकुलेटेड मूव था. सो इट वाज नॉट exactly, it wasn't a coincidence, it was a very planned move. And so ये बिल्कुल नहीं हम इसे सोच सकते हैं कि अभी भी ये जो रिजल्ट आया है इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल इन्होंने जो भी वर्डिक्ट दिया है, ये बिल्कुल ही बेसलेस है. सो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि साउथ एशिया में चीज़ें इंडिया के अगेंस्ट तो डेफिनेटली जो सेंटिमेंट्स उभर के आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इंडिया के साथ बाकी कंट्रीज यूनाइट करके ही इस चीज़ को थोड़ा सा फाइट कर पाएंगी. कि मतलब ये इतना सेंसिटिव इशू है कि भारत का भी जो जवाब आया है बहुत ही बैलेंस जवाब है, और भारत ने बहुत ही स्पष्ट रूप से इस मामले में कुछ भी नहीं कहा है. उन्होंने कहा है कि वो वहाँ की संप्रभुता और बाकी चीज़ों का पूरी तरह से ख्याल रखते हैं, और इन सारी बातों को समझने की आवश्यकता भी है कि आखिर भारत ने कहा क्या है. तो मैं ज़रा वो बता देता हूँ, फिर अब हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम इस पर चर्चा करेंगे. और साफ तौर पर कहा है कि विदेश मंत्रालय, जो भारत का विदेश मंत्रालय, उसने बयान जारी करते हुए कहा है कि एक निकट पड़ोसी के रूप में भारत बांग्लादेश के लोगों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें वहां शांति, लोकतंत्र, समावेश और स्थिरता शामिल है. इस दिशा में भारत सभी स्टेक होल्डर के साथ हमेशा रचनात्मक रूप से जुड़ा रहेगा. तो आप इस पूरे बयान को अगर भारत के देखें, खासतौर पे जो बांग्लादेश का आग्रह रहा है, उस पर भारत ने बहुत ही एक संतुलित जवाब दिया है. तो हमारे साथ पिनाक रंजन चक्रवर्ती हैं, फॉर्मर एम्बेसडर रहे हैं. थैंक यू सो मच पिनाक जी, और अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए. हमें बताइए, मौजूदा स्थिति का आकलन आप कैसे देख रहे हैं, और आपको लगता है कि बांग्लादेश में बेचैनी और बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं बहुत ये जो पूरा मामला है बहुत सेंसिटिव हो चला है? सेंसिटिव तो है, क्योंकि ये जो डेथ सेंटेंस है कोई छोटा मोटा सेंटेंस नहीं है, और जो अभी लोग सत्ता में है वो सब एंटी अवामी लीग और एंटी हसीना फोर्सेस, ये सब हाथ मिला के अब सत्ता वो चला रहे हैं मोहम्मद यूनुस के अंडर में. और जो खुद भी यूनुस साहब भी बड़े एंटी हसीना है, क्योंकि उनको हसीना ने फटकारा था, सूदखोर बोला था, और केसेस भी हुए थे उनके खिलाफ, इवेजन ऑफ टैक्सेस और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हुए थे. तो उससे वो भी नाराज थे. तो जितने भी लोग हसीना से नाराज थे वो उन्होंने सबने हाथ मिला लिया है, और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हसीना को सबक सिखाना है. तो ये आईसीटी जो है उसमें उन्होंने जजेस को बदल के फिर ये केस चालू किया, और जो डेथ सेंटेंस दिया है, ये तो हमको पहले ही पता था कि होने वाला है. बहुत लोग मुझे कह रहे थे वहां से कि ये तो होने ही वाला है, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए. तो एक फिक्स जजमेंट है, शायद लगता है. कितना फेयरनेस इसमें था वो आप वाकई थोड़ा अगर पिनाक जी, माफी चाहूंगा, मुझे रोकना पड़ रहा है आपको. कुछ ऑडियो में आपकी दिक्कत है, हम जरा उसको ठीक करेंगे और फिर से आपके पास चर्चा के लिए आएंगे. तो पहली जो चर्चा का पहला चरण रहा है उसमें कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है. मतलब हमारे तमाम एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि ये तो होना ही था. अब यहां से क्या पूरे साउथ एशिया में इक्वेशन बदलेंगे? क्या पूरे साउथ एशिया में एक तरह की टेंशन बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ सकती है. भारत का स्टैंड इस समय संतुलित है, जो आम तौर पे होना चाहिए. भारत ने उसी तरह का जवाब दिया है. जाहिर सी बात है, इसमें और भी बहुत सारे कहीं ना कहीं जिनके भी भारत से इक्वेशन बन बिगड़ रहे हैं पूरे दक्षिण एशिया में, उस तरह के लोग भी एक तरह के कैटलिस्ट का काम करेंगे. बहुत सी और भी चीजें होंगी जिनको कहीं ना कहीं बदलते हुए घटनाक्रम के तौर पे देखना होगा. हमें यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा. ब्रेक के उस पार बाकी भी पहलुओं को हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे. आप बने रहिए हमारे साथ.
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद लगातार हम चर्चा कर रहे हैं बांग्लादेश में जिस तरह का एक फैसला जिसको साफ तौर पर तमाम दिग्गज कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ड्रिवन है और ये तो होना ही था। इसके संकेत कहीं ना कहीं मिलते आ रहे थे जिस तरह से वहाँ पर सत्ता में इस तरह की रशाकशी चलती रहती है। लेकिन ये फैसला सामान्य फैसला नहीं है, सजाए मौत, फांसी का फैसला दिया गया है और पूरी न्यायिक प्रक्रिया को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करके दिया है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें, और चूंकि सीधा संबंध भारत से है, भारत से जो है वो डिपोर्ट करने की मांग की गई है शेख हसीना को, यहाँ पर भारत ने भी नपातुला जवाब दिया है। घटनाक्रम आगे बढ़ेंगे तब ज़्यादा बेहतर स्थिति पैदा समझ पाएगी। लेकिन द्विवेदी सर, हमें ये बताइए कि आपके तजुर्बे से जो बांग्लादेश की मिलिट्री है और जो वहाँ की गवर्नमेंट है, मतलब जितना कुछ इनपुट मिल रहा है, इनके बीच तालमेल या इनके बीच के संबंध जो हैं वो हाल फिलहाल किस तरह के रहे हैं? और चूंकि न्यायिक प्रक्रिया जो वहाँ की है वो पहले भी सवालों के घेरे में रही है और इस बार भी है, तो ऐसे में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कोई चीज़ एग्जीक्यूट करानी है तो उसमें इन दो स्टेक होल्डर्स का तालमेल बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो अभी हालात हैं वो तो क्लियर है कि बांग्लादेश की जो मिलिट्री है, जो उनके चीफ हैं, वो एक्चुअली मेन प्लेयर हैं, यानी कि उनका बहुत किरदार जो है बहुत ही अहम है और उन्हीं की बदौलत तो मोहम्मद यूनुस को लाया गया। क्योंकि जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत गई तो उस टाइम मिलिट्री ने अपनी टेक ओवर किया और उस टाइम मोहम्मद यूनुस को लाए। तो इसलिए चाहे वो पर्दे के पीछे है, पर जो बांग्लादेश की मिलिट्री है इसका पूरा कंट्रोल है और मोहम्मद यूनुस जो है उनके इशारे के बिना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। पर बीच में सुना था कि थोड़ा इनके बीच में कुछ खटास पैदा हुई है, पर जब तक मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश की जो आर्मी मिलिट्री है उसका पूरा कंट्रोल है मोहम्मद यूनुस के ऊपर। हाँ, थोड़ी बहुत बीच में खटखट हो सकती है, पर ज्यादा मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई ऐसा तनाव है। दूसरी बात है कि मोहम्मद यूनुस जो है, जो उनकी पॉलिसीज हैं उन पर भी मुझे लगता है कि आर्मी का फिर भी उन पर काफी हद तक कंट्रोल है। क्योंकि इस समय आप देखेंगे कि जो मिलिट्री है उसके अंदर भी रेडिकल एलिमेंट्स आ गए हैं और मिलिट्री भी पूरी सेकुलर नहीं है। और मेरा अपना काफ़ी तजुर्बा है बांग्लादेश मिलिट्री का, उनके साथ ट्रेनिंग भी की है और कई कोर्सेज भी किए हैं। तो बांग्लादेश मिलिट्री काफ़ी प्रोफेशनल मिलिट्री है और वो इस समय अगर आप पूछें कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो बांग्लादेश को अभी स्टेबल कर सकती है या बांग्लादेश के ऊपर एक हालात में काबू पा सकती है, वो उनकी मिलिट्री है। अभी इन दोनों के बीच में काफी तालमेल भी है, पर मैं ये कह सकता हूं कि दो तीन बातें जो हमें ध्यान में रखनी होगी कि इस समय मिलिट्री क्या रोल प्ले कर रही। क्योंकि जब शेख हसीना के जो छात्र प्रोटेस्ट हुए थे उस टाइम मिलिट्री ने बोला था कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और जब बहुत ही बेकाबू हो गए हालात तो उन्होंने शेख हसीना को ऑप्शन दी कि आप देश छोड़ के चले जाए। इस समय जहां तक मेरा ख्याल है कि जो बांग्लादेश की मिलिट्री है वो पीछे है, पर आगे उन्होंने मोहम्मद यूनुस को किया है, काफी हद तक उनका कंट्रोल है। दूसरी बात है कि किस तरह पाकिस्तान मिलिट्री और बांग्लादेश मिलिट्री के जो ताल्लुकात हैं वो काफी देखा गया है कि उनमें काफी एक्सचेंजेस हुई हैं। 10 एक विजिट्स हुए हैं पाकिस्तान आर्मी के, और उनके नेवल चीफ आए नदीम, उन्होंने चिटागोंग का दौरा किया। और साथ ही साथ बांग्लादेश की मिलिट्री और जो चाइना की मिलिट्री है, मैं चाइना में डिफेंस अटैची रह चुका हूं तो काफी मेरा अपना तजुर्बा है, तो उनके साथ भी बांग्लादेश की मिलिट्री है, उनका काफी गठजोड़ बन रहा है, काफी कॉपरेशन है। मैं आपके इसी बड़े दिलचस्प तालमेल वाली जो बात आप कह रहे हैं, इसी से रिलेटेड मैं सवाल के साथ पिनाक सर आपके पास आऊंगा। दो लोगों का झगड़ा, मतलब झगड़ा तो नहीं कहना होगा भारत और बांग्लादेश के, लेकिन है तो संजीदा। मतलब ये सारा कुछ भारत के स्टैंड पे ये स्थितियां और ज्यादा क्लियर होंगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस स्थिति का फायदा
कौन कौन से देश उठाने की कोशिश कर रहे हैं या लंबे वक्त से करते आए हैं, या वो चाहेंगे कि भारत कोई ऐसा फर्म डिसीजन ले जिसमें वो कैटलिस्ट का काम कर जाए? देखिए, अगर आप मुझे कहें कि दो तीन देश के नाम ले लीजिए, तो मैं कहूंगा पाकिस्तान, फिर अमेरिका, फिर चाइना। बांग्लादेश आर्मी की बात हो रही थी। बांग्लादेश आर्मी अच्छी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, पर डिवाइडेड है, आइडियोलॉजिकली डिवाइडेड है। और वहां पे उन पे जो प्रेशर है वो है बेसिकली अमेरिका का और यूएन का, क्योंकि वो लोग इन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में काफी मतलब उसमें जाते हैं, और वो एक बहुत बड़ा हथियार है यूएन। और यूएन को तो अमेरिका जो कहेगा वो करेगा। तो वो एक हथियार है जो वो चला रहे हैं कि भैया आप कोऑपरेट करो यूनुस के साथ, नहीं तो हम तुमको ये बंद कर देंगे पीस कीपिंग ऑपरेशन। दैट्स अ वेरी उसमें से उनको काफी पैसा मिलता है। तो जितने भी ऑफिसर सोल्जर्स जाते हैं, तो अगर वो बंद हो जाए तो कोई भी आर्मी चीफ जो है बांग्लादेश में वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक एकदम एक म्यूटिनी हो जाएगा वहां। तो इसलिए वो एक प्रेशर है, उसके अंडर वो काम कर रहे हैं। इसीलिए अब वो देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से सुलह कर लो, इस तरह की बातें हो रही हैं। वो मुझे लगता है इस तरह के प्रेशर में हो रहा है। तो और यूनुस जो हैं वो भी अमेरिका के बहुत बड़े दोस्त रह चुके हैं, और उन्हीं की वजह से वो वहां बैठे हैं। तो ये एक अमेरिका का जो रोल वहां हुआ है और चल रहा है, इसको हमको मद्देनजर रखना पड़ेगा। तो ये एक बात है, और पाकिस्तान भी उसी खेल में हिस्सा ले रहा है। चाइना अलग है थोड़ा, पर चाइना भी कल्टीवेट कर रहा है। चाइना का उतना आइडियोलॉजिकल पोजीशन नहीं है, पर चाइना बांग्लादेश पे अपना स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनाने के लिए उनका एक मतलब मकसद है। उसका एक कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन से रिलेटेड ज्यादा है, और कहीं ना कहीं वो उस नजरिए से देखता है। एक आखिरी सवाल के साथ कहीं ना कहीं समझना होगा, जो खास तौर पे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी और बाकी चीजें हैं। स्वाति, हमें बताइए कि अगर भारत ये विकल्प खुला रखता है कि वो शेख हसीना को जो कहीं ना राजनीतिक शरण जारी रखेगा, फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है भारत और बांग्लादेश के बीच, ये सारी चीजें क्या कहती हैं? इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, इसमें काफी क्लियरली मेंशन्ड है कि कुछ भी पॉलिटिकली अगर होगा, सो उस चीज के बियॉन्ड हम नहीं जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया कुछ इस तरह का स्टैंड लेने वाले हैं, बिल्कुल हम नहीं लेंगे। ये दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। लाइक आई डोंट थिंक हम ये करने वाले हैं। बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच हम लोगों को लेना पड़ेगा, ये चीज़ तो है। बिकॉज जो भी वर्डिक्ट आया है, ये एक तरीके से रेट्रिब्यूशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, रादर दैन रिकन्सिलिएशन। सो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया उस बियॉन्ड जाएगा। बिल्कुल। तो कोशिश हमने की कि इस पेचीदा मसले को जितना आसान हो सके और इसके जो भी पहलू हैं वो हमने आपके सामने रखे। तो दो तीन बातें जो निकल कर आई इस पूरी चर्चा में वो यही है कि भारत का स्टैंड बहुत मायने रखता है। भारत ने अभी जो प्रतिक्रिया दी है सधी हुई है, नपी तुली है। आगे घटनाक्रम बदलेंगे। बांग्लादेश में जो हालात हैं वहाँ पर मिलिट्री कहीं ना कहीं एक तरह से पर्दे के पीछे है। उसका रोल जो है एक प्रोफेशनल आर्मी का तो है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि वो आइडियोलॉजिकली बहुत डिवाइडेड है। तो वो घटनाक्रम जैसे से बदलेंगे उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा मिलिट्री का रोल। लेकिन जो निचोड़ है तो ये फैसला पॉलिटिकल ड्रिवन है और ये इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, ये होना ही था। अब देखना होगा कि आगे घटनाक्रम किस तरह से बदलते हैं। जनरल द्विवेदी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने का। अमेजिंग इनसाइट सर, हमेशा अच्छा लगता है आपसे बातचीत करते हुए। मिस्टर चक्रवर्ती, थैंक यू सो मच सर, तमाम पेचीदा पहलुओं को बहुत ही आसान भाषा में बताने के लिए। और इसके साथ ही स्वाति, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी जानकारियां बहुत स्पष्ट रखने के लिए। फिलहाल स्वदेश विशेष में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।